क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं। जहां पर पिछली बार हमने बात की थी कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, डाल्टन्स गैस लॉ क्या है और किस प्रकार से जो है वो जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमने कहा था कि जो फिनोमिना गैसेस एक्सचेंज में काम करती है वो है सिंपल डिफ्यूजन के, और सिंपल डिफ्यूजन के बारे में हम काफी अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तब हम बात कर चुके हैं। और सिंपल डिफ्यूजन मतलब वे सारे फैक्टर जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं वे गैसेस एक्सचेंज को अफेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है? सिंपल डिफ्यूजन निर्भर करता है इस बात पर कि दो पॉइंट के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच में सांद्रण प्रवणता क्या है, डिफरेंस कितना है, उस पर निर्भर करता है। निर्भर करता है इस बात पर कि किस मीडियम के थ्रू गैस जो है वो एक्शन हो रही है के, तो जो मेम्ब्रेन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि यदि बहुत थिक मेम्ब्रेन होगी, वहां पे थिक लेयर होगी वहां पर, तो डिफ्यूजन स्लो होगा, और थिन लेयर होगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है के। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर बेटा हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और उनके उत्तर कीजिएगा आपके। मुझे मालूम है कि एक बार मैं इस तरह के क्वेश्चन कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे दोबारा वो क्वेश्चन करूंगा। आपको बताना है बेटा कि व्हाट कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन दी, किन कंपोनेंट को हम शामिल करते हैं किसमें? वाइटल कैपेसिटी में। के वाइटल कैपेसिटी में हम किन किन कंपोनेंट को, कौन कौन से वॉल्यूम को शामिल करते हैं हम वाइटल कैपेसिटी में? टोटल लंग कैपेसिटी में हम किन वॉल्यूम को शामिल करते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी में हम किन वॉल्यूम को शामिल करते हैं? आपको फॉर्मूला बतलाना है, ठीक है? आपको फॉर्मूला बतलाना है, ठीक है, कि वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम को जोड़ोगे आप, टोटल लंग कैपेसिटी में कौन से वॉल्यूम को आप जोड़ोगे के, फिर आपको बताना है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इनमें कौन से वॉल्यूम जोड़ोगे आप, ठीक है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दो अलग अलग है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कौन से वॉल्यूम आप जोड़ोगे। क्लियर? वो कौन सा वॉल्यूम है जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं? इनके नेम ऑफ द वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को बताइए जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसको आप कुछ भी एफर्ट करके बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं, हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, और वो कितना होता है, ठीक है? उस वॉल्यूम को आपको इसका मेजरमेंट बतलाना है, कितना वो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो आज बिल्कुल बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने आपसे पूछी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, बताइए व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर के? एटमॉस्फेरिक एयर, ये आंकड़े याद रखना है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है और एल्वियोलाई में कितना होता है, और एल्वियोलाई में कितना होता है के, ये भूलना नहीं है बेटा, याद रखना। क्या आप सोच रहे हो ना कि केवल लिखे हैं संख्या तो उसको हम अवॉइड मार देंगे? नहीं, यानी जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है बेटा वो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है और एल्वियोलाई में कितना होता है, ठीक है? चलिए, है ना? फिर देखो बेटा, हम रेस्पिरेटरी ट्री को ऑलरेडी, हम रेस्पिरेटरी को जो है हम ऑलरेडी समझ चुके थे किस तरह का होता है, ठीक है? हमने लैरिंग्स के कार्टिलेज को भी मैंने परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट के अंदर भी दिया था और आपको बताया था कि बेटा याद कर लेना इसको, ठीक है? एमसीक्यू भी कुछ आपको मैंने दिए, ठीक है? तो हम सब सोचते हैं अब कुपुला या एपेक्स क्या होता है? ये कुपुला या एपेक्स होता है लंग्स का ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना? क्लियर? तो लंग्स के रीजन, राइट लंग कैसा होता है, लेफ्ट लंग कैसा होता है? हाँ, और एक चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियास्टिनम? मीडियास्टिनम क्या होता है? चलो बताओ फटाफट, मीडियास्टिनम क्या होता है बताइए फटाफट के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियास्टिनम? भूलने का नहीं है, भूलने की सुविधा नहीं दी गई है यहां पे, ठीक है? कृपया ध्यान से सुन लें, भूलने की सुविधा नहीं है यहां पर, भूलने पर दंड का प्रावधान है, इसलिए ना भूले। अब दंड क्या, अब कैसे दंड दो? मेट के सामने होते तो कोई ना कोई दंड जरूर देता आपको मेट के, है ना? पढ़ा करो बेटा, है ना? ठीक है, चलिए। तो आप
हमने जो क्वेश्चन किया उसका उत्तर भी सामने आ गया। अब देखो बेटा, पिछली क्लास में जहां बात खत्म की थी, हमने कहा था कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको जो है वो मिक्सचर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको के, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि 100 ग्राम मिक्सचर में जितना मूंगफली था 10 ग्राम, तो हमने कहा वो 10 ग्राम उसका वेट हो गया, मूंगफली का वेट हो गया। ऐसे हमने क्या बोला, हमने कहा जो एयर गैस, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एक मिक्सचर के समान है कि उसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है उसमें, तो हर एक गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन उसमें प्रेजेंट है, यानी हर एक गैस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर प्रेजेंट है और उस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग उस प्रेशर का उतना हिस्सा जो है उस गैस का होगा। तो हमने निकाला, हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 है, वो कितना, वो 159 एट कित इज दी 159। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 है, ठीक है। एल्ब्लाई में 104, एल्ब्लाई के अंदर 104 है बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर हमने देखा कि जो ब्लड जब एल्ब्लाई से ऑक्सीडेटेड ब्लड में जाएगा, मतलब जब कैपिलरी ऑक्सीजन को ले लेगी, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है एल्ब्लाई के पास कैसा ब्लड आया बेटा, वो ब्लड आया एल्ब्लाई के पास जिसमें ऑक्सीजन कम थी। जब वो एल्ब्लाई के पास से गुजरेगा तो एल्ब्लाई से ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में जाएगी, क्योंकि उस ब्लड के पास में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर केवल 40 होगा, तो उसको वो 95 कर देगी के, एंड देन ये टिश्यू में जाके ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ये तो समझ गए थे हम। मतलब हर जगह पे, एवरीवेयर जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, जहां पर हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की ओर गैसेस मूवमेंट होगा होगा होगा। क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं है बेटा, है ना, क्लियर। अब बात करते हैं यहां पे कि CO2 की बात करें तो मैंने क्या कहा, CO2 टिश्यू के अंदर कितना था, 45 था, ऑक्सीजन ब्लड में 40 था, तो यहां से ये ब्लड में आ गया, तो ब्लड का ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ब्लड बन गया डीऑक्सीडेटेड ब्लड बन गया उठ के। याद रखिएगा, एक बात दिमाग में रखिएगा, डी जब मैं कहता हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, सुनना बात। कई बच्चे ब्लेंडर कराते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन ले ली गई है, ठीक है, यानी कभी भी ऑक्सीजन फ्री, यानी कोई भी ब्लड इसका हिस्सा ऐसा नहीं होता यहाँ पे बिल्कुल जीरो ऑक्सीजन हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है बेटा, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ कारण है जिन कारणों की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड में जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड की तुलना में ऑक्सीजन काफी कम होती है, ठीक है। फिर फाइनली एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 कितना होता है, 0.3 होता है, तो ये गैस जो है वो बाहर निकल गया, बाहर एल्वेओलाई से गैस जो है वो बाहर डिफ्यूज हो गया, ठीक है, क्लियर। यहां तक तो हमको बात अच्छे से समझ में आई हमको, ठीक है। कि अब देखो इसी चीज को मेरे को जो है एनसीईआरटी ने, और एनसीईआरटी का ये जो इमेज है ना बेटा, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्लीज वर्कबुक के आपका जो वर्कबुक है ना उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो सबसे अच्छे से सॉल्व करके वर्कबुक को भेजेगा मुझे, मैं उससे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। बार बार एक बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आपको, मैं चाहता हूं आप अच्छे से करें बेटा उसको, तो डायग्राम को आप प्रॉपर लेवल कीजिए उसमें, ठीक है ना। तो अब ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको याद रखिए, देखो बेटा, है ना, जो इंस्पायर्ड एयर है, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर आया है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 159 mmHg, ठीक है। एल्वेओलाई में कितना था, 104, ठीक है। एल्वेओलाई में CO2 कितना था, 40, बाहर एटमॉस्फेयर में कितना था बेटा, 0.3 के आसपास। तो हमने क्या कहा, अंदर से ये बाहर निकल गया CO2 और बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ गया, ठीक है। ये है एल्वेओलाई, ठीक है। तो इसके जो पैरामीटर वो याद रखिएगा बेटा, ठीक है। फिर CO2 बाहर निकल गई, O2 अंदर आ गई, O2 अंदर आ गई। पल्मोनरी वेन जो होती है दैट कैरीज दी, दिस इज द ओनली वेन दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिए, जनरली वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जनरली वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन चूंकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है, ये क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो पल्मोनरी वेन होती है दैट कैरीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है सिस्टमिक सिस्टम। देखो कहां आ गया ये, हार्ट के यहां पे, ये क्या है बेटा, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ब्लड आया और ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया गया, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। अब जो ब्लड को पंप किया गया उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 95 था, ठीक है। CO2 का उसमें 40 था। टिश्यू के पास पहुंचा तो टिश्यू में जो कि ऑक्सीजन काफी कम था, उसमें तो ऑक्सीजन जो वहां पे क्या चला गया, ऑक्सीजन वहां पर जो है वो बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजन चला गया, CO2 बाहर निकला वहां पे, ठीक है।
अब ब्लड से मैक्सिमम ऑक्सीजन निकाल लिया गया, तो ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन कितना बचा 40 mmHg। CO2 कितना हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 45 mmHg हो गया। ये डीऑक्सीजन ब्लड हो गया। ये कहां जाएगा, ये जाएगा कहां पर, ये हार्ट के राइट साइड में जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, ये राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा कहां, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में लेके जाएगा। दिस इज द आर्टरी दैट कैरीज, याद रखिए जनरली आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, परंतु पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की ओर जाने वाली आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। लंग्स के 5 फोर्स करके, एंड लंग्स की तरफ जाने वाली जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और ब्लड जो है वो पल्मोनरी एरोटा से होता हुआ कहां, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां आएगा, वो लंग्स के पास आएगा, ठीक है, क्लियर। तो जो वो इमेज थी, चार्ट था, उसी का एक प्रकार से ग्राफिकल प्रेजेंट, जो इसी का इमेज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब साफ साफ हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ इसमें, दिस क्लियरली इंडिकेट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ठीक है। देखो एंड जो डिफरेंस हमने देखा वो साफ साफ बतलाता है कि जो है देयर इज ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक एयर में थी, वहां से उसका प्रेशर थोड़ा कम था एल्वलाई में, तो वहां से एल्वलाई के पास आ गई। एल्वलाई से कम प्रेशर था कैपिलरी ब्लड में, तो वहां कैपिलरी ब्लड में चली गई। कैपिलरी ब्लड से कहां गई, वो टिश्यू में काफी कम था, टिश्यू में चली गई वो उठ के। तो ऐसा जो है ऑक्सीजन के डिफरेंस का तरीका था उठ के। इसी प्रकार सिमिलरली ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, CO2 का अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर क्या था, जब हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, तो हाईएस्ट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां था बेटा, वो एटमॉस्फेरिक एयर में था। लेकिन CO2 की बात करोगे तो CO2 का लोएस्ट जो है वो पार्शियल प्रेशर कहां पर है, वो एटमॉस्फेयर में। तो CO2 बॉडी से बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है, इसलिए, ठीक है। टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वलाई, आ रही बात समझ में। मतलब यदि आपसे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की हम बात करें बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसका जो पार्शियल प्रेशर है सबसे अधिक एटमॉस्फेयर में है, सबसे कम टिश्यू के अंदर है, इसलिए ऑक्सीजन सफर को तय करती हुई पहले एल्वलाई में गया, कैपिलरी ब्लड में गया, वहां से टिश्यू तक आ गया, ठीक है। और यदि हम उल्टी बात करें CO2 की, तो हम बोलेंगे सबसे अधिक CO2 टिश्यू के अंदर है, सबसे कम एटमॉस्फेयर में, अंदर से वो CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो आप, है ना, तो ये सारा का सारा प्रक्रम जो है, चक्र इसीलिए चल रहा है के। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली, ये हो गया दिस इज दी, ये हो गया एक प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस का कहां विनिमय होगा, कौन सा गैस अंदर जाएगा, कौन सा बाहर निकलेगा, इसकी बात की हमने यहां पे, हमने, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से बात, अब आप बोलोगे सर CO2, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, और बट ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन उठना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर जब ऑक्सीजन की बात करते हो तो 40 था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 95 था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 40 और बाहर जो है मैंने कहा 104 था एल्वलाई के अंदर, तो 104 और 40 में काफी अंतर था, तो झट से ऑक्सीजन अंदर आएगा, जाहिर सी बात है। और आप एक बात और बतलाते हो कि जितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उतना ही CO2 बाहर छोड़ते हैं हम, ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि CO2 का डिफरेंस तो 45 और 40 है, बहुत कम डिफरेंस है। फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, CO2 का वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, CO2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए वो एट द सेम टाइम जितने समय में कैपिलरी का ब्लड एल्वलाई के पास से निकलता है, उतने समय में जितना ऑक्सीजन को अंदर आना होता आता है, और जितना CO2 बाहर निकलता बाहर निकल जाता है उठ के। क्योंकि CO2 भले ही प्रेशर का अंतर कम हो, पर CO2 का सॉल्युबिलिटी जो है, जो घुलनशीलता है, जो डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी है ब्लड में, वो अधिक है, जल्दी से छोड़ सकता है, जल्दी से अंदर आ सकता है वो, ठीक है। चलिए क्या लिखा लिखते हैं हम, दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन के, यानी जो CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होता है, दैट इज द की फैक्ट, ठीक है। याद रखिएगा MCQ में आता है ट्रू और फॉल्स टाइप से, के क्लियर, तो भूलना नहीं, के यानी CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होता है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस
इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेम पार्शियल प्रेशर पर देखिए। अब इमेजिन करते हैं, हम एक केस लेते हैं, इमेजिन करते हैं, सुनो बेटा एकदम अटेंटिव, आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, एकदम अटेंटिव रहिए। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया हंसी मजाक की, बहुत टाइम पास कर लिया हमने। मैं देख रहा हूं अभी हाल ही में मैं देख रहा हूं कि कोई, अब मैं जनरली मैं इसमें नहीं पढ़ता, लेकिन मुझसे मैं देख रहा हूं कि अरे यार क्या होता है, कोई टीचर कहीं आया, कोई चला गया, अब बच्चे दिमाग लगा रहे हैं इसमें, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप पढ़ने पे फोकस कीजिए बेटा, ठीक है। और मतलब मैं आई एम वेरी सरप्राइज अबाउट दैट कि आप लोग पास इतना वक्त आता कहां से। प्लीज पढ़िए, क्योंकि देखो ऐसा है ना बेटा, क्या है कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वक्त है ना, एक बार निकल गया वो निकल जाता, लौट के कभी नहीं आता वो वक्त, ठीक है, बहते हुए पानी के समान है। अब डिपेंड करता है कि उस समय आप क्या कर रहे थे आपके। हमें दुनियादारी में, दुनिया के पचड़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना सोचना है हमें कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसको हम सहेजें, उसको संभालें हम, और अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सीरियस बच्चे, बहुत ही सीरियस, गंभीर और देश के सबसे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, वे बायोमेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है, और वे सच्चे कमांडो, प्रतिबद्ध कमांडो है। शपथ है बेटा, आप लोग शपथ लीजिए कि आप सबको मुझे मेरी गुरुदक्षिणा देनी है आपके सिलेक्शन के रूप में, ठीक है। इसलिए प्लीज वी अटेंटिव, एकदम अटेंटिव। अब देखो मैं जो बात कहने जा रहा था वो बात ये थी बेटा कि मान लो जो 45 CO2 है पार्शियल प्रेशर, 40 कहां था ये 40, आपने कहा कि ये जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर था, ठीक है। तो इतने से डिफरेंस में CO2 बाहर निकल गया खूब सारा, ठीक है। लेकिन यदि यही डिफरेंस, अब देखो ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना है, ऑक्सीजन 40 है डी ऑक्सीजन ब्लड में, और 104 है एल्बिलाई के अंदर, उठ के इतना बड़ा डिफरेंस है, 40 से वो 95 हो गया। तो जितने समय में यदि आप ऑक्सीजन का प्रेशर CO2 के बराबर कर लेना, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काफी कम ऑक्सीजन हम अंदर ले पाएंगे। यानी प्रेशर, यदि प्रकृति सोचो आप, नेचर कितना बड़ा, जो भगवान है, ईश्वर है, वो कितना बड़ा जो है वो इंजीनियर है, जिसने क्या किया, उसने प्रेशर भी सोच के लगाया उसने कि भाई ऑक्सीजन इतना रखो, CO2 इतना रखो, के यदि प्रेशर में आप बदल दे प्रेशर आप, तो हम कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो कारण यह है कि ऑक्सीजन का लेवल यदि आप CO2 के लेवल पर ला देना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को, तो आप अंदर ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लड, जितनी देर में ब्लड निकलता है उतनी देर में बहुत कम ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा, ठीक है। जबकि CO2 बाहर तेजी से निकल जाता है, यानी CO2 को तेजी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए मोर प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका साफ साफ इंडिकेशन है कि बॉस जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पकड़ता है, देखो ऑक्सीजन पकड़ता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन उसको बहुत धक्का मारना पड़ता है भाई, ले प्रेशर। अरे कई लोग होते हैं ना जिनको मोटिवेट करो तो जाके पढ़ाई करते हैं, इंस्पायर करो, मोटिवेशन करो तो उनसे आप कुछ भी करवा लो, आपके डीमोटिवेट होंगे तो कुछ ना करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, याद रखिए। यानी जरूरी नहीं कि बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत अलर्ट हो, कई लोग बहुत आलसी भी होते हैं, लेजी भी होते हैं, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। एक बार उनको अंदर चिंगारी जाए ना तो वो फोड़ देते हैं वो, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक होती है, इसलिए एट द सेम टाइम में, उसी समय में ऑक्सीजन की तुलना में CO2 बहुत तेजी से बाहर निकल जाती है। तो आप यदि पार्शियल प्रेशर पे बराबर स्केल पे कंपेयर करें तो ऑक्सीजन स्टैंड्स नोवेयर। यदि बराबर स्केल में बात करें तो ऑक्सीजन कहीं पर स्टैंड ही नहीं करता ऑक्सीजन, वो तो प्रेशर अधिक है उसके पास, इसलिए ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। चलिए क्या है अब पढ़ते हैं, अब इसी स्टेटमेंट को दोबारा बेटा एक बार पढ़ते हैं कि the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the oxygen, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो घुलनशीलता है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक होती है। the amount of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा that diffuses through the diffusion membrane per unit difference, यानी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से आर पार निकलती है, डिफ्यूज होती है, विस्तृत होती है, पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर पे वो काफी अधिक होती है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। फिर बात करते हैं द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब प्रश्न उठा, यहां पर एक वर्ड आया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है, क्या एक सिंगल मेम्ब्रेन है? एक सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर करके भाई, एक सिंगल मेम्ब्रेन भला कैसे हो सकती है यार? एक तो एल्वेलाई की अपनी मेम्ब्रेन होगी, सुनो बात ध्यान से, एक तो एल्वेलाई की अपनी मेम्ब्रेन होगी और एक ब्लड कैपिलरी की अपनी मेम्ब्रेन होगी, दो तो यही हो गई, और दोनों के बीच में कोई मेटल होगा बेस कनेक्ट करने वाला, ठीक है, कोई बेसल मेटल बेसमेंट सब्सटेंस होगा।
जो दोनों मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट करके रखेगा वो, तो ये तो हो गया। दिस इज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जो आपके जो है वो गैसेस एक्सचेंज में है, वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, वो बल्कि जो है एल्वेओलर मेम्ब्रेन, कैपिलरी की मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस से मिलकर वो बनी होती है। क्या लिखा है? द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, एक पर से नहीं 3 लेयर से बनी होती है। एक होती है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, वेरी वेरी आईएमपी एमसीक्यू है के एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरी, एल्वेओलाई के पास आने वाली कैपिलरी का एंडोथेलियम, एंड बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम के इनके बीच का जो आधारित पदार्थ है बेसमेंट सब्सटेंस है, उससे मिलकर ये बनी होती है। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम, ठीक है? देखो, है ना, ये क्या हो गया बेटा? ये एल्वेओलर वॉल 1 सेल थिक है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो ये ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी का वॉल होगा अपना, और ये हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है ना? क्लियर? तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, जाहिर सी बात है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यदि मैं सिंपल भाषा में बोलूं उसको, तो क्या होगा? इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेओलाई प्लस बेसमेंट सब्सटेंस प्लस मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गया। डायग्राम याद रखना है, एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, ठीक है? ठीक। अब हालांकि 3 लेयर है इसमें, लेकिन इसकी टोटल थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है। इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है? लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, इससे ये कम होती है, ठीक है? तो एक काम करता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मिलीमीटर माइक्रोमीटर में, तो एक काम करता हूं, ठीक है? अब ये डेटा है तो एक बार हम एनसीईआरटी का डेटा खुद ही वेरीफाई कर लेते हैं, एनसीईआरटी के डेटा को हम, ठीक है? एनसीईआरटी खोल के हम डेटा वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं माइक्रोमीटर तो नहीं लिखा है ना? ठीक है, कभी कभी ऐसी गलती होती है कम टाइप करने में, ठीक है? अभी देखो इसमें, हाँ कहाँ गया ये? हाँ, मिलीमीटर ही सही है बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब ठीक, मैंने वेरीफाई कर लिया। कोई आंकड़ा, कोई भी चीज बेटा गलत जाने से अच्छा है कि हम वेरीफाई कर लें उसको हम, ठीक है? तो हमने क्या बोला? लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है? ये मत बोलना सर आपको पता नहीं था क्या। अरे भाई पता था, लेकिन हमने कहा एक बार वेरीफाई कर ले, कहीं माइक्रोमीटर तो नहीं है, ठीक है ना? भैया एनसीईआरटी इज द गॉड। वो बोलता है ना एनसीईआरटी में कि मैं एक बार आपको बताया था कि एनसीईआरटी में कभी कभी कुछ लिखा होता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी वो एग्जाम में वैसा का वैसा आता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो वो एक पता नहीं कौन सा, मुझे ध्यान नहीं आता, परंतु मैंने एक नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज था, कुछ 2-4 एपिसोड देखे होंगे, महाबकवास सीरीज था, हालांकि महाबकवास, ठीक है? मतलब आपको अच्छा लगे तो मैं नहीं जानता, पर मुझे महाबकवास लगा। वो बोलता है ना, कभी कभी अपन को लगता है कि अपुनिच गॉड है, अपुनिच भगवान है, कभी कभी अपन को लगता है अपुनिच भगवान है। तो एनसीईआरटी को भी ऐसे ही लगता है कई बार कि मतलब दुनिया की सारी बुक के, चाहे वो आपकी फिजिक्स में रैस्निक हॉलिडे हो, नेल्सन पार्कर हो, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री में हार्पर की बुक हो, जब हम बात करें हो तो मेडिकल की बुक है, हालांकि फिजियोलॉजी में कोई बुक हो, विलियम एफ गैनॉन्ग, दुनिया की टॉप मोस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कैंपबेल बायोलॉजी हो, ठीक है? इन सबको जब एनसीईआरटी देखती होगी ना, एनसीईआरटी के सामने आती होगी कैंपबेल बायोलॉजी, ठीक है, नेल्सन पार्कर फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री की अच्छी किताब, बड़ी बढ़िया अच्छी अच्छी किताबें आती हैं भैया, है ना, यूनिवर्सिटी सब सामने आती है, तो एनसीईआरटी उनको हे दृष्टि देखती होगी, तुम कुछ नहीं हो, फू फू, क्योंकि क्वेश्चन तो हम में से आता है, तुम कौन? मतलब ये जो है वो ऐसे होता ना कि एक नेता, पॉलिटिशियन ऊपर पहुंच जाता है उठ के कि भैया हम सबसे बड़े, है ना, चाहे हम अंगूठा टेक के, कुछ भी हो हम, ठीक है? तो एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी किताब है भाई, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो उस लेवल में पहुंच गया है कि जहां पर वो मतलब वो लगता है उसे कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है, ठीक है? इसलिए वेरीफाई कर लेना बहुत जरूरी, ठीक है? चलो, है ना? तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि बेस्ट जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है बेटा, उसमें क्या क्या है? उसमें एल्वेओलाई का मेम्ब्रेन शामिल है, कैपिलरी का मेम्ब्रेन शामिल है, और दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। तीनों को मिला के, लेकिन वो भले ही 3 है, लेकिन उनकी मोटाई काफी कम है, वो 1 मिलीमीटर से कम होता है, ठीक है? देयरफॉर all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue
एंड दैट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेट। अब कुल मिलाकर आप बोलते हो कि पतली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का होना, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, वो बोला जाता है कि भैया देखो ऐसा है कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है, एक दूसरा ऐसा है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो थिन डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, थिन डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है। तो ये सब फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि गैस आसानी से अंदर बाहर हो सकती है, ठीक है, मान लिया भाई तुम्हारी बात को हमने। अब आते हैं कि चलो ठीक, ये तो बात किया हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बात किया। अब नाउ अब हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं कि हाउ द गैसेस आर ट्रांसपोर्ट, के कहने गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे गैसियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, याद रखिए। मैंने आपसे कहा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसको उसका काम जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास कोई पोस्टमैन ना हो, कोरियर कंपनी ना हो, और वो कोरियर कंपनी है ब्लड। ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड जो बोले, यदि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो, यदि सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो बेटा, तो बहुत दिक्कत हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करने में हेल्प करता है। कैसे? अरे भाई, जो यूरिया है लिवर से यूरिया लेके जाता है और किडनी तक लेके आता है और सब प्यूरिफाई करवाता है। ब्लड काम करता है, यदि ब्लड का प्रेशर गड़बड़ाएगा तो किडनी का फंक्शन गड़बड़ाएगा। ब्लड एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? फिर आप बोलोगे सर जीआईटी में, अरे भाई जीआईटी में बताया था मैंने, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, पूरे इंटेस्टाइन में जो कुछ भी एब्जॉर्ब हुआ सब इकट्ठा होकर लिवर के पास जाएगा, लिवर फिर देखेगा उसमें तो वो ब्लड ही तो था जो पहुंचा लिवर के पास। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वहां भी काम कर रहा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैस आ गई उसको टिश्यू तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोस्टमैन है के। तो ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 के। ब्लड जो है वो माध्यम है जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। अब बड़े ध्यान से बात सुनिए के, आंकड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। अराउंड 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है आपसे कि जितना भी 100% ऑक्सीजन आप अंदर जो ले रहे हैं, जो भी आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का अंदर ले रहे हैं, उसको सपोज हमने बोल दिया 100% है वो अमाउंट, टोटल अमाउंट के, उसमें से 97% जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही अंदर जाएगा। वो उसे हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा के, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन थ्रू RBC, किसके थ्रू? RBC, रेड ब्लड कैप्सूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा के। एंड रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू होगा, याद रखना के। यानी जो ब्लड है, ब्लड में से जो ऑक्सीजन है 97% ऑक्सीजन को कैरी करेगा रेड ब्लड कैप्सूल्स और 3% को कैरी करेगा कौन? प्लाज्मा, ठीक है ना। 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कैरी होगी वो, याद रखिएगा इस आंकड़े को, ठीक है, क्लियर। जबकि यदि हम CO2 के कैसे बात करें तो हम बोलते हैं कि तकरीबन 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है RBC के थ्रू, जबकि 70% ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट के रूप में थ्रू दी प्लाज्मा, ठीक, याद रखिए, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। और उसमें से जो घुल के जो CO2 जो है ब्लड में घुल के प्लाज्मा में घुल कर जाती है वो होती है तकरीबन 7% के। तो CO2 का याद रखते हैं। देखो हमने क्या बोला, हमने कहा यदि ऑक्सीजन है तो 97% थ्रू RBC, 3% थ्रू प्लाज्मा डिसॉल्व स्टेट में, ठीक है। यदि ये CO2 है तो क्या बेटा, तो 20 से 25% हम ऐसा नोट कर लेते हैं ताकि एक साथ याद रहे। RBC, ठीक है, 7% जो है वो प्लाज्मा डिसॉल्व स्टेट में और 70% प्लाज्मा इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। ये याद रखना, भूलना नहीं बेटा ये, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? चलिए अब एक बार फिर से पार्शियल प्रेशर पे आए हम। हमने क्या कहा, हमने कहा देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 था, भूलना नहीं है। एल्बर्टा में 104 था, यहां से ऑक्सीजन यहां आ गया। डी ऑक्सीजन ब्रेड जो है पास से निकला तो उसमें 40 था, 40 उसमें था तो ऑक्सीजन फिर से क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन यहां हो गया। कितना हो गया ये? 40 से ये
95 बन गया, ये टिश्यू के पास गया, टिश्यू में 40 था तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन का रास्ता था, ठीक है। CO2 की बात करें हम तो टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 था, ऑक्सीजन ब्लड में 40 था, तो ये टिश्यू से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड में CO2 Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. हो गया, बढ़कर 45 हो गया ये, ठीक है। अब एल्बिडई में कितना था, 40 था, तो ये एल्बिडई के पास आ गया, और एटमॉस्फेयर में कितना था, 0.3 था, तो ये एटमॉस्फेरिक एयर में चला गया, ठीक है। ऐसा ये CO2 का पाथ है, ठीक है। ये हमने दोबारा एक बार फिर से देखा यहाँ पे हमने, ठीक है, क्लियर। फिर ये क्या देखा हमने, ये देखा हमने एक बार फिर से देखा हमने डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन को। मैंने कहा ना क्लास के दौरान कई बार मैं चीजें रिपीट करता हूं ताकि वो आपको वहीं याद हो जाए, बाद में आपको कोई चीज की देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या बोला हमने, देखा हमने एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन, कैपिलरी का मेम्ब्रेन और बीच में बेसमेंट सब्सटेंस हो गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम आरबीसी पर, ठीक है। आरबीसी बाइकॉनकेव होती हैं, ठीक है। लिविंग सेल जो जिनमें मैच्योरेशन के समय न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, इनमें स्पेक्ट्रीन प्रोटीन का जाल होता है जिसमें हीमोग्लोबिन के 76.5 करोड़ के आसपास मॉलिक्यूल जो है वो भरे होते हैं उसके अंदर के। नंबर वेरी करता है पर ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट 76.5 करोड़ के आसपास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो आपके एक जो है वो आरबीसी के अंदर है जो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन में ढले होते हैं के। और ये बाइकॉनकेव शेप की होती है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 डेज का होता है। ये सब छोटे फैक्ट है जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, ठीक है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिए यानी जो भी ऑक्सीजन हम कैरी करते हैं उसका 97% कितना बेटा, थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक है। 97% कैरी करती है कौन, आरबीसी। और आरबीसी इसीलिए एनीमिया, हीमोग्लोबिन परसेंटेज का लो होना, आरबीसी काउंट का कम होना, ये सीरियस कंडीशन होती है। व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, नहीं तो जान जा सकती है, ठीक है। देखिए अब ये आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन के। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, एक तो हीमोग्लोबिन का, अब हम थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 इसमें बीटा चेन होती है। इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इसमें हीम ग्रुप पाया जाता है, इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन तो इसमें एक हीम ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, तो आपको एक हीम जो है आप देखें हीम ग्रुप पाया जाता है। और याद रखिए हर एक यानी हीम ग्रुप जो होता है हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हर एक चेन के लिए एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये 4 हीम ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें आयरन एटम होता है बेटा, आयरन एटम जो है वो फेरस आयन की स्टेट में होता है फंक्शनल के। यदि ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ठीक से इफेक्टिवली हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक डिजीज कंडीशन होती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप है उसमें आयरन फेरस की स्टेट में होता है, क्लियर, ठीक है। ऑक्सीजन को आप देख रहे हैं आप कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल को 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो जोड़ रहा है। देख रहे हैं आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के जोड़ो उससे कनेक्ट। तो जैसे जुड़ा तो हमने कहा लोडिंग हो गया ऑक्सीजन का, और जैसे जो है वो टिश्यू के पास पहुंचेगा छोड़ देगा ऑक्सीजन को, तो हम बोलेंगे इसको कि अनलोड हो गया वो, ठीक है। देख रहे हैं आप ऑक्सीजन फ्रॉम पल्मोनरी एल्वियोलर से ऑक्सीजन आरबीसी के पास आया, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेंगे, इसमें अपने पास जोड़ लेंगे और टिश्यू के पास जाकर छोड़। मतलब ये है कुल मिलाकर we should understand one thing that कि जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जहां पर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा बोले इसको, जहां पर भी PO2 जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा वहां पर आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, और जहां पर PO2 कम होगा वहां ऑक्सीजन वो रिलीज कर देगा। मतलब यह है कि सारा खेल इस बात का है कि हीमोग्लोबिन कैसे व्यवहार करता है। सुनिए बात करके, हीमोग्लोबिन कैसे व्यवहार करता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि भैया मौका क्या है, ठीक है।
अरे हीमोग्लोबिन जो है कैसे व्यवहार करता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर माहौल कैसा है। यदि माहौल में ऑक्सीजन दमदार है, उसका पार्शियल प्रेशर अधिक है, तो ठीक है भैया तुम साथ आ जाओ, है ना। और नहीं है, जहां लगा ऑक्सीजन कम है यहां पे तो छोड़ देता है यहां पे। तो ये एक प्रकार से क्या करता है, ये एक प्रकार से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को आइडेंटिफाई कर सकता है हीमोग्लोबिन के आरबीसी, कि जहां पर अधिक पार्शियल प्रेशर वहां से ऑक्सीजन लिया, वहां छोड़ दिया, यहां पे कम पार्शियल प्रेशर था। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इट्स ए पिगमेंट। ठीक है, तो कई लोग गलती करते हैं। सिंपल सा सड़ा सा क्वेश्चन आया, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन डी है पिगमेंट। तो जो बहुत समझदार लोग हैं वो तो सही आंसर, मतलब जो समझदार है वो तो सही आंसर करेगा पिगमेंट, लेकिन कई लोग बहुत दिमाग लगाएंगे, कोई प्रोस्टाग्लैंडिन में लगा के आ गया। ठीक है कि भैया मैंने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? मैंने XYZ में पढ़ा था। तो भैया ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है फैक्ट को फैक्ट समझिए। ठीक है, इसलिए जो है कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिए बैठ के। ये एनसीईआरटी ने कोई चीज लिखी ना, छोटा सा वर्ड भी लिखा था वो सोच समझ के लिखा के। तो ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। मैंने बताया ना कि ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा तो ले लेगा, बोलेगा चुपचाप बैठ जाओ, कि कम होगा छोड़ देगा। लेना और छोड़ना रिवर्सिबिलिटी है ना बेटा, तो रिवर्सिबल मैनर हो गया। ठीक है, क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। यानी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को लिया तो क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखा था भी हमने इमेज में के हर एक हीमोग्लोबिन 4 हीम ग्रुप थे, हर एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ। मैंने बताया अभी, मैंने कहा कि एक ही सिद्धांत है इसका हीमोग्लोबिन, जिधर दम उधर हम। क्या मतलब? यानी हीमोग्लोबिन का एक ही सिद्धांत है भैया, जिधर दम उधर हम, के जो पावरफुल दिखेगा उसकी तरफ के। ऑक्सीजन में पका पार्शियल प्रेशर ज्यादा दिखा तो उसके साथ के आ जाओ, तुम्हें जोड़ लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। कम दिखा भागो, निकलो यहां से बाहर। समझ गए ना? कि मतलब हीमोग्लोबिन यदि इंसान तो ऐसे ही व्यवहार करता है, और बहुत से लोग जिंदगी में आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे हीमोग्लोबिन जैसे। ठीक है, वक्त अच्छा होगा तो बोलेंगे अरे बेटा मुन्ना पप्पू गुड़िया। ठीक है, और वक्त थोड़ा खराब होगा ना, पता नहीं कहां चले आते हैं। हाँ, समझ गए ना लोग। इसलिए कभी जिंदगी में कभी विचलित मत होना किसी चीज को लेकर के, क्योंकि परिवर्तन जो है ना वो एक नियम है। ठीक है, सबसे कांस्टेंट कोई चीज दुनिया में है तो वह है चेंज, चाहे प्रकृति में हो चाहे एनवायरमेंट में हो। आपको पता है ना कि हमारी अर्थ के मैग्नेटिक पोल भी बदल जाते हैं। यानी जो अभी आप मैग्नेटिक देखते हैं, आप बोलते हैं कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग आप बात करते हो तो वो भी रिवर्स आते हैं। हजारों लाखों वर्षों का वक्त लगता है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी ऑफ पोल होता है, और तब महाप्रलय आता है। मिलियंस ऑफ ईयर में ऐसा होता है और महाप्रलय आता है। और कहते हैं कि एक जमाने में शायद आदि मानव जो है खत्म हो गए थे बड़ी संख्या में इस रिवर्सिबिलिटी के चलते। कितना सच कितना झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन ये कि होता है परिवर्तन, तो पक्की चीज है कि आई बस में। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज मैं आपको आज एक जो है वो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखिए। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। विचारों में नहीं होना चाहिए, प्रतिबद्धता में नहीं होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन आपके डिटर्मिनेशन में नहीं होना चाहिए, आपके विचार आपकी जो आप सोच रहे हैं मंजिल है उसके लिए भी नहीं होना चाहिए, प्रतिबद्धता के लिए नहीं होना चाहिए आपकी। लेकिन अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करना, कोई बुरी चीज इसको पहचान के बाहर निकालना, अटके अपने आप को रोज इंप्रूवमेंट करना, अटके अपने व्यवहार को कि देखा हमने कि हाँ भाई यहां पर यदि हम हैं तो हमको इस प्रकार व्यवहार करना है। तो कई बार क्या होता है, कई बार हमारा ईगो आड़े आता है कई बार, और उस अहम के चलते हम बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं अटके। एक बार छोटी सी 1 मिनट की बात बोलूंगा। एक बार क्या होता है, एक बोट जारी होती है, नाव बीच समंदर में होती है। ठीक है, मतलब बड़ा जहाज, नाव नहीं बोलेंगे, जहाज बड़ा बीच समंदर में होता है, उसमें लाइफ सेविंग बोट वगैरह भी होती है। तो वो जहाज के में जो लोग सवार होते हैं वे होते हैं हमारी फीलिंग्स।
हमारी डिफरेंट काइंड, घृणा होती है, नफरत की फीलिंग भी होती है आदमी को, क्या ठीक, हेड जिसको बोलते हैं वो भी फीलिंग होती है उसके अंदर, क्या फिर व्यक्ति का जो है वो एक हम कहते हैं लव, प्रेम, उसकी फीलिंग भी होती है, ठीक है। उसमें ईगो की फीलिंग, ईगो भी उसके अंदर होता है। इसने जो माँ की ममता होती है हम उसको बोल सकते हैं वो, ठीक है। यानी बहुत तरह की फीलिंग होती है इंसान की, ठीक है। तो वो सारी फीलिंग के की जो है वो जुनून पर, वो सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उस जहाज पे होती। जहाज जो है वो डूब रहा होता है, तो सब सारी फीलिंग्स बाहर निकलती, बोलते हैं भैया एक काम करो, लाइफ सेविंग बोट लेके बाहर निकलते हैं, जहाज तो डूब रहा है। लेकिन वो जहाज को देखता है, छोटू जहाज डूब रहा होता है, तो वहां पे छोटी सी लाइफ सेविंग बोट को देखकर ईगो बोलता है, ईगो भी एक फीलिंग है अहम, वो बोलता है भैया मैं इतनी छोटी बोट मैं, देखो मैं तो यहां जहाज में वीआईपी कॉर्नर में था, सबसे अच्छे वाले डेक पर प्रेजेंट था, सबसे ऊपर था, पूरा नजारा बढ़िया था, इसमें जहाज भले ही डूब रहा हो, मेरी लाइफ सेविंग बोट अच्छी होना चाहिए। तुम लोगों की जैसी एक कॉमन लाइफ सेविंग बोट है, मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं ईगो हूं। उतरने से मना कर दिया, बाकी सब फीलिंग उतर गई, अपना अपना लाइफ सेविंग जेट बोट में बैठे और निकल लिए। लव रुका रहा, लव बोला भाई प्रेम, वो बोला अरे भाई चलो डूब जाएगा जहाज, चलो चलो, बहुत देर तक मनाता रहा उसको, ईगो को बहुत देर तक मनाता रहा ईगो को, लेकिन ईगो नहीं माना। फाइनली जहाज पूरा डूब गया, ईगो भी डूब गया, लव भी डूब गया। बाद में दूसरी फीलिंग्स बोलती है कि देखो इसको पहले ही कहा था लव को हमने कि मत जाओ उसके पास उसे मनाने के लिए, वो नहीं मानेगा, मत जाओ, पर ये माना नहीं। तो दूसरी फीलिंग बोलती है उसका नाम ही तो लव था ना, उसका नाम ही प्यार था, वो यदि साथ छोड़ जाता ना तो वो लव कैसे बचता, वो फीलिंग ही वो है। ईगो ने लव को भी डुबा दिया, सुनिएगा बात को, ईगो ने लव को भी डुबा दिया। जिंदगी में ये बहुत बड़ी बात है कि घमंड जो है, जो होता है, ईगो जो होता है ना, वो प्रेम को भी डुबा ले आता है, सारी दूसरी चीजों को डुबा ले आता है, और बड़े से सफलता के जहाज को भी वो फाइनली डुबो देता है, ठीक है। चलिए, कभी कभी मन करता है आपसे कुछ बातें अच्छी की जाए, ठीक है। पढ़ते तो हैं सब, कोर्स में सब लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो शायद से आप में से किसी एक इंसान के जिंदगी में थोड़ा सा भी एक रत्ती भरी परिवर्तन लेके आएगी, तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या बात किया, हमने कहा कि ऑक्सीजन का बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर, ठीक है। मैंने कहा जिधर दम उधर हम, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन and temperature are the other factors that interfere with this bond binding। अब डिपेंड करता है, आप सुनिए बात ध्यान से कि जो ऑक्सीजन के साथ में जो हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग एक तो किस पर निर्भर कर रही है, एक तो वो ऑक्सीजन के अपने पार्शियल प्रेशर पर निर्भर कर रही है, दूसरा वो ये भी देख रहा है वो कि जिधर दम उधर हम में, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा जो है वो दूसरा व्यक्ति पावरफुल हो रहा हो तो भैया गलत जगह पे चुनाव ना हो जाए, है ना। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पर जब ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो वहां पे दूसरे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच का असर पड़ता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का असर पड़ता है, CO2 के पार्शियल प्रेशर का असर पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का असर पड़ता है। अब ये असर किस दिशा में होता है हम देखते हैं इसको हम, ठीक है। मतलब ये है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, मतलब ये है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना जो है, इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली ए वन फैक्टर, केवल एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मोर देन वन फैक्टर यहां पर काम करते हैं। मतलब मोर देन वन फैक्टर यहां पर काम करते हैं। वो फैक्टर में ऑक्सीजन का अपना पार्शियल प्रेशर भी है, CO2 का पार्शियल प्रेशर भी है, पीएच भी है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी और टेम्परेचर भी यहां पे, ठीक है। क्लियर? मतलब ये है कि यदि हम एक ग्राफ तैयार करें, ओके, एक ग्राफ तैयार करें हम, जिसमें कि हम जो है वो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक इंडिपेंडेंट जो है वो है, तो हमने इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने, और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट हुआ है वो वाई एक्सिस पे ले लिया, ओके। तो हम देखते हैं जब हम ग्राफ बनाएंगे ना इसका, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसे बोलते हैं हम सिग्मोइडल कर्व कहते हैं, इसे हम सिग्मोइडल कर्व कहते हैं हम,
मतलब कहने का यह है कि यदि हम ध्यान से बात सुना बैठ के, हम यदि जो है वो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के परसेंटेज सैचुरेशन को हम वाई एक्सेस पे रखें हम, और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम जो है वो एक्स एक्सेस पे रखें हम, और एक ग्राफ तैयार करें कि किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा, तो हमको जो है इंटरेस्टिंग फिगर देखने मिलते हैं, एक सिग्मोइडल ग्राफ हमको देखने मिलता है। ठीक है, देखिए अब ये एनसीईआरटी ग्राफ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ, अति महत्वपूर्ण है भाई ये। ठीक है, जैसे कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg या उससे अधिक होता है, एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है वो देख रहे हैं आप तकरीबन 9, वो है, मान लिया हम तकरीबन, हमने क्या बोल दिया इसको हमने, ठीक है, हमने इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखा हमने, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, ये है कि यदि ऑक्सीजन का एनसीईआरटी का ग्राफ ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर जो है 100 mmHg या उससे अधिक हो, तो उस समय हम क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि 100%, लगभग 100% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो चुका है। ठीक है, ठीक, अब हम देखते हैं, मान लो ये 90 mmHg हो, यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 90 mmHg हो, यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 90 mmHg हो, 90 mmHg कहां है, यहां है, ठीक है, यहां है, 90 mmHg हो, तो क्या देख रहे हैं आप, तो आप पा रहे हैं कि यदि 90 mmHg हो, तो आप क्या पा रहे हैं, आप पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहां पर जो है वो कितना 90% ऑफ के आसपास जो है वो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हमको दिखाई पड़ रहा है। देख रहे हैं आपके, तो हमने क्या किया, जैसे मतलब ये जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो ना, ग्राफ हमको साफ साफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है आपसे कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में कमी कर रहे हैं, वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है। और ये कैसे पॉसिबल है? अब बोलोगे इसका क्या मतलब सर, ये तो सिंपल सी बात है। अरे भाई मतलब है ना कि सुनो बात को, अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो के, जो एल्वुलाई है, इमेजिन करते हैं, जो एल्वुलाई है ये हिस्सा हो गया, मान लो इमेजिन किया हमने, कहा दिस इज द एल्वुलाई, 104 था ना वहां पे, 104 mmHg। एल्वुलाई में जो है ऑक्सीजन का जो एल्वुलाई में क्या हुआ, एल्वुलाई में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 100 के ऊपर 100 के ऊपर 104 था के, उस समय 100% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन दिखाई पड़ रहा है हमें, ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है। अब जब ये ब्लड कहां गया, टिश्यू के पास गया। अब टिश्यू के पास क्या हो गया, टिश्यू के पास गया, अब टिश्यू के पास क्या था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के पास कितना था, वो था 40 था, ठीक है, 40 था। अब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 40 में यदि आप देखोगे तो क्या हुआ बेटा, 40 था, इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये 40 है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि इस समय जो है वो हीमोग्लोबिन, इस समय जाहिर से इस समय हीमोग्लोबिन जो परसेंटेज सैचुरेशन उसका 100 था, वो 100 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, कोई पार्शियल प्रेशर कम है, तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस था एयर का ऑक्सीजन वो लूज होएगी, क्योंकि अब तो उसको रुकने का वहां कोई वजह नहीं बचा है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक था तब तक तो हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो कम हुआ तो अब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होके हीमोग्लोबिन से कहां पहुंच जाएगी, वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगी वो। ठीक है, देखते चलो एक बार, देखो है ना, हमने इस ग्राफ हमने सिंप्लीफाई, हमने क्या देखा, हमने कहा ये बिल्कुल सही मेडिकल चार्ट है बेटा के, जो एनसीईआरटी का ग्राफ है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमने बिल्कुल सही चार्ट यहां पे ले लिया। ठीक है, क्या किया हमने कहा यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 10 mmHg हो तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन केवल 13.5% होगा, यदि ये 100 mmHg हो तो 97.5, इसलिए 104 जो होता है एल्वुलाई में होता है, 100 mmHg जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 97.5% रहेगा। ठीक है ना,
जब ये पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg होगा तो सैचुरेशन 75% रहेगा, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है वो टिश्यू में चला जाएगा, जो डिफरेंस है वो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर डिफ्यूज कर चुका होगा, है ना। चलिए देखिए, है ना। अब देखो, आप समझ गए ना बात को। आप क्या बोला मैंने, एल्वलाई में 104 था बेटा, यहां 40 था इसमें, तो ये झट से ऑक्सीजन कहां गया, इसके पास जुड़ गया, ठीक है, कर्व में। और यहां जब टिश्यू के पास पहुंचे तो यहां से ये रिलीज हो गया है ना। तो ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन जो होता है, इट डिपेंड है ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना, एंड ऑक्सीजन का अटैचमेंट, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना और रिलीज होना जो हीमोग्लोबिन के साथ में होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस चार्ट को देखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव चार्ट है जो एकदम सही तरीके से आपको सारी बातों को बतलाता है। क्या देख रहे हैं आप, देखो, है ना। आप क्या पा रहे हैं, आप पा रहे हैं तकरीबन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, उसने 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था, उससे उसने 95 तक लेके गया अपने आप को, है ना। मतलब तकरीबन ऐसा मान लिया हमने कि 97% के आसपास जो है वो 96% के आसपास हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब टिश्यू के पास पहुंचे यहां पे तो क्या हुआ, वहां पर जो है वो जो डिफरेंस था उस ऑक्सीजन को वहां पे रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए आपने, तो मतलब डिपेंड कर, जैसे देखो बेटा, हीमोग्लोबिन, वाई हीमोग्लोबिन लीव्स, क्यों ऑक्सीजन को छोड़ता है वो, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वहां पर गैसेस डिफ्यूजन का फिनोमेना है, तो गैस जो है वो हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल बॉन्ड मारता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन वहां से डिफ्यूज होकर क्या होगा, हीमोग्लोबिन से उठ के वो कहां चली जाएगी, वो टिश्यू में चली जाएगी। तो यहां पर इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, क्योंकि अब जुड़ने के लिए इसको हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए हाई पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी, वो टिश्यू में नहीं होगा, तो वहां से ऑक्सीजन टिश्यू हीमोग्लोबिन नहीं लेगा, बल्कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखिए, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, के चूंकि ऑक्सीजन को लिया छोड़ा तो इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बोले तो pH, ठीक है। इसके इफेक्ट को देखना हो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग पर CO2 का के पार्शियल प्रेशर का क्या असर पड़ता है, pH का क्या असर पड़ता है, तो इसके लिए हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, ये दिस कर्व में शिफ्ट टू राइट और में शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है ना। एंड इसका राइट और लेफ्ट शिफ्ट इसका हो सकता है, डिपेंड करता है दूसरी कंडीशंस पर कि वहां पर pH कितना है, वहां पर जो है वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। देखिए अब सुनिए बात बड़े ध्यान से, एल्वलाई के अंदर क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर जो है वो कम रहता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर, तापमान यहां पर कम रहता है, और ये सभी फैक्टर जो है वो, ये सभी फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, दिस ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल। ये सभी फैक्टर जो है किसके लिए फेवरेबल होते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए है वो फेवरेबल होते हैं। दिस ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना बेटा, है ना, क्लियर, ठीक है। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, मैंने कहा आपसे कि यदि हम जो है वो इन फैक्टर्स को देखें तो एल्वलाई के अंदर क्या होता है, हाई PCO2 होगा, लो PCO2 होगा, लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जो है वो अब लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब है कि जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोर एसिडिक इन्वायरमेंट के, क्लियर, ठीक है। तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट मतलब मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे pH जो है वो नॉर्मल की तरफ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई पूछता आपसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है आपको, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, और तापमान कम रहना चाहिए। दीज आर दी फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, क्लियर, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ठीक उल्टा इसका होता है। टिश्यू में क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफी कम होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, ठीक है।
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है क्योंकि वहां पे कार्बोनिक एसिड बन चुका होता है CO2 के चलने से, इसलिए वहां पे जो है वो क्या होता है, वहां पर जो है एसिडिक इन्वॉल्वमेंट होता है, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाई टेम्परेचर होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है तो हाई टेम्परेचर वहां पर होता है। तो ये सभी कंडीशन फेवरेबल होती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। यदि हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आपको ऑक्सीजन निकालना हो, ध्यान से बात सुनेगा जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आपको ऑक्सीजन निकालना हो तो व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड? आप बोलोगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होना चाहिए, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिडिक pH होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो तापमान अधिक होने पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। अब ऐसा तापमान का, अब बोलो टेम्परेचर का असर क्या पड़ रहा है? अरे भाई टेम्परेचर तो गैस को एनर्जी देता है, तापमान टेम्परेचर प्रोवाइड एनर्जी टू द गैसेस पार्ट मॉलिक्यूल, तो उसको हीमोग्लोबिन को छोड़ के बाहर निकलने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गया है। क्लियर? ठीक है, ये साफ साफ बतलाता है कि दिस क्लियरली इंडिकेट दैट द ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड इन द एडिड टिश्यू, क्योंकि यहां पर कंडीशन अपोजिट है कि लंग सरफेस में जो कंडीशन है वो टिश्यू के अंदर नहीं है बेटा के। और हमेशा बोलते हैं बेटा, कहते हैं कि इसका मतलब ये बात क्लियर है हमें कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बता रहा है कि जब वो एल्वेलाई में होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और जब जो है वो टिश्यू में जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो उससे रिलीज होगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है ना? हम कहते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के, हमारा जो 100 ml ऑक्सीजन ब्लड होता है तकरीबन वो 5 ml ऑक्सीजन को जो है वो टिश्यू को डिलीवर करता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, सामान्य अवस्थाओं में 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड एंड 100 ml ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो 5 ml ऑक्सीजन को जो है वो टिश्यू को डिलीवर करता है। और हम में ब्लड कितना होता है? तकरीबन 5 लीटर का ब्लड होता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात है, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उस पर सबसे बड़ा असर पड़ता है, वो पड़ता है CO2 का। CO2 जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को जो है वो राइट और लेफ्ट, लो CO2 होगा तो ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, हाई CO2 होगा तो ये राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, तो एक बात क्लियर कर लो बेटा, जब हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को लिया है, हमने वाई एक्सिस पे हमने हीमोग्लोबिन के परसेंटेज सैचुरेशन को लिया है हमने, और एक ग्राफ तैयार किया हमने जो सिग्मोइडल ग्राफ है, और वो ग्राफ पर PCO2 का क्या असर पड़ रहा है इसको हम स्टडी कर रहे हैं और इसे बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हमने कहा द इफेक्ट ऑफ CO2 के, जो CO2 का प्रभाव, जो CO2 का प्रभाव ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से जुड़ने के ऊपर, रिलीज होने के ऊपर पड़ता है, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करता है उसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द ब्लड टू फॉर्म मोर कार्बोनिक एसिड। देखिए सिंपल से, CO2 ब्लड से कंबाइन करेगा, H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा, डिसोसिएट करेगा तो बाइकार्बोनेट्स बनेंगे और क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे pH, ब्लड का pH कम हो जाएगा, ब्लड को एसिडिक बनाएगा वो, और जैसे ही ब्लड एसिडिक बनाएगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होगा? वो राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा, वो यहां शिफ्ट कर, राइट की ओर शिफ्ट करने का मतलब ये कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देगा ये। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट और राइट का फंडा समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई सीधा देखो, सिंपल सी बात है बेटा, है ना? यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तेजी से हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ा, ठीक है, ये तेज है। ठीक है, यदि इसी कर्व को मैं ऐसा बनाऊं तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये कि एक कर्व जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट स्टीप रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, एक कर्व जो है वो तेज रिस्पांस को शो कर रहा है कि एक फैक्टर में मामूली परिवर्तन करता है, दूसरे फैक्टर में ज्यादा परिवर्तन आता है, इसलिए ग्राफ ऊपर झट से ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन कोई ग्राफ यदि जो है, कोई ग्राफ यदि जो है वो देखो, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, कि दोनों में क्या फर्क है? फर्क है कि एक ग्राफ फैक्टर में बदलने पर तेजी से ऊपर बढ़ गया, दूसरा वाला स्लो ऊपर बढ़ा। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आया, तो यही डिफरेंस ऑक्सीजन को छोड़ने का डिफरेंस है। यानी यदि जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की ओर शिफ्ट करता है, इसका मतलब यह है कि अब हीमोग्लोबिन जो कहता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो भी स्टेबल लेवल पे जहां पे भी था, वहां से वो हीमोग्लोबिन को अब ऑक्सीजन को और लेना बंद कर देगा, तो मतलब ऑक्सीजन जो है कम लेगा, रिलीज करना शुरू कर देगा वो। ठीक है, कर्व राइट की ओर शिफ्ट कर गया वो। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे इमेज सुनिए बात को ध्यान से। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है,
हमने मान लो इसको हमने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम यहां से हमने कहा कि ये जो है वो किलो पास्कल में रखा है, तो हमने कहा कि चलो 100 mmHg, हमने कहा कि देखो गौर से देखिए आप इस पॉइंट को देखिए आप, ठीक है, फिर इसके पैरेलल में दूसरा, इसी के पैरेलल में दूसरा पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट को देखिए आप, ठीक है। दोनों पॉइंट में क्या फर्क है, एक में ग्राफ लेफ्ट की ओर, एक में ग्राफ राइट की ओर हट के। जहां ग्राफ राइट की ओर है वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि दो पॉइंट के टॉप पॉइंट के ऊपर अंतर आया कि नहीं आया, आया ना अंतर, मतलब स्लो रिस्पांस हो गया है, पहले फास्ट रिस्पांस था। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट के बीच का अंतर है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच का अंतर है कि यही ऑक्सीजन के रिलीज होने को बतलाता है। ये बताता है कि ऑक्सीजन इतना डिसोसिएट कर गया है, कि कंडीशन बदली तो ऑक्सीजन डिसोसिएट कर गया वो, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि पहले चलो हम एक काम करते हैं, साइड नीचे कंपेयर कर, दूसरी तरफ कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक और मैं कंपेयर करता हूं आपको, समझो फंडा देखो बेटा क्या होता है, हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी कराते हैं, पर बेसिक फंडा हमारा क्लियर नहीं होता। मैं बेसिक फंडा क्लियर कर रहा हूं आपका कि चलो हमने इस 6 वाला वैल्यू लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिया हमने कहा है कि जब 6 किलो पास्कल 6 किलो पास्कल का प्रेशर था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था, उस समय जो है वो, उस समय हमने क्या कहा, उस समय हमने कहा कि 80% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट कर गया, ठीक है, हमने मान लिया। अब वहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक है, और अभी प्रेशर 6 ही है, प्रेशर को हमने 6 ही रखा, हमने प्रेशर 6 ही रखा, हमने प्रेशर 6 ही है। अब की बार क्या हुआ, अब की बार जो सैचुरेशन है वो 60% ही हो पाया। क्यों भाई, प्रेशर तो नहीं बदला हमने, प्रेशर तो उतना ही था, जो किलो पास्कल में जो प्रेशर दे रखा है इस ग्राफ में, समझो बेटा बात को, उसका कोर समझो, कॉन्सेप्ट का कोर, तो वो प्रेशर तो उतना ही है। फिर क्या बदला, क्या बदला, बदला है केवल CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बदला है ना। तो ग्राफ शिफ्ट कर गया, वो लेफ्ट से देखो ग्राफ शिफ्ट किया, तब तो ऐसा हुआ ना बेटा, ग्राफ शिफ्ट कर गया वो, ठीक है। चलिए क्या लिखा इसमें, the lower the hemoglobin's affinity for its oxygen and क्या हुआ, जैसे ही ग्राफ राइट की ओर शिफ्ट करता है तो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होने लगती है, इसलिए ये ऑक्सीजन को लेने की बजाय ऑक्सीजन को जो है वो आसानी से छोड़ने लगता है, और इसीलिए रेस्पिरेटरी टिश्यू को ऑक्सीजन मिल पाती है, और ये कहलाता है बोहर इफेक्ट कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर CO2 अपना असर कैसे डालता है उसको हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि जब CO2 प्रेजेंट रहेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होंगे, पीएच एसिडिक होगा, एसिडिक पीएच में जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसी पार्शियल प्रेशर पर जिस पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ रहा था, उसी पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है वो जोड़ना कम कर देगा, क्योंकि अब उसकी क्षमता कम हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग कंडीशन। और ये है बोहर इफेक्ट। ये किसने चेंज किया, ये CO2 ने चेंज किया है, ठीक है। देखिए अब, ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लोअर्स द pH ऑफ द ब्लड, कोई डाउट नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड का पीएच घटेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनेगा। दिस अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन सब यूनिट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन सब यूनिट की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। लोअर पीएच पर हीमोग्लोबिन जो है मोर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, हायर पीएच पर हीमोग्लोबिन मोर ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। तो आप देख रहे हो ना बेटा, ग्राफ कहां से कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया, ये हो गया ना बेटा, है ना। दिस इज द बोहर इफेक्ट। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास पहुंचता है, जब हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास पहुंचता है ना, तो वहां पर जो है देखता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो झट से वो ऑक्सीजन को बाहर रिलीज। दो फैक्टर बड़े, एक तो ऑक्सीजन का अपना पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंस होता है, वो भी एक कारण है, दूसरा कारण है वहां पर प्रेजेंट CO2, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब ये फैक्टर, ये ग्राफ है ना, जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ बेटा यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का जो ग्राफ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो कई एमसीक्यू का आंसर करेगा। इसको बना लीजिए, ठीक है। तो ग्राफ कब राइट शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट करने यानी ग्राफ के ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के राइट शिफ्ट होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन बाबू ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, जोड़ रहे हैं। छोड़ना और जोड़ना किस पर डिपेंड कर रहा है, कर्व राइट रहेगा कि लेफ्ट राइट के। तो मैंने क्या कहा, राइट शिफ्ट हुआ
मतलब क्या, राइट शिफ्ट हुआ मतलब डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, PCO2 बढ़ेगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो कर्व राइट की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या पीएच घटेगा, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिडिक पीएच 7 से कम होगा तो कर्व राइट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक केमिकल है 2,3-DPG, डाइफॉस्फोग्लिसराइड, केमिकल का नाम भूलना नहीं बेटा, याद रखिए, डाइफॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में कर्व राइट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कर्व राइट की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, क्लियर। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कब लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, कब ये कर्व जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, जब PCO2 कम हो, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जब 2,3-DPG प्रेजेंट ना हो, टेम्परेचर कम हो, ठीक है, तब ये। और फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तुलना में लेफ्ट में होता है, तभी तो मदर की प्लासेंटा से ब्लड बच्चे की को पहुंच पाता है। याद रखिए, फीटल हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट हीमोग्लोबिन। सुनिएगा बात ध्यान से, बच्चे का फीटस का हीमोग्लोबिन एडल्ट के हीमोग्लोबिन से डिफरेंट था, इसलिए वो ऑक्सीजन को लेता है, उसका कर्व ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, वो उसका ऑक्सीजन सिचुएशन जो है वो दोनों के बीच डिफरेंस होगा, तभी तो एडल्ट हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उसके पास में पहुंच पाएगा, ठीक है, ठीक। तो बोहर इफेक्ट के कर्व हम देख रहे हैं बेटा, है ना। नॉर्मल आप देखिए, यानी ग्रीन जो ब्लू वाला है वो नॉर्मल है, ग्रीन वाला जो है लेफ्ट शिफ्ट हो गया है और रेड वाला राइट शिफ्ट हो गया है। ये बोहर इफेक्ट को बतला रहा है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। एंड आप देखिए ना, बॉडी टिश्यू सेम प्रेशर के सेम प्रेशर पे आप देखिए 3 अलग अलग परसेंटेज देखने मिला, सेम प्रेशर पे, लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो मोर, लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो मोर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ पा रहा है, सेम प्रेशर पे मोर ऑक्सीजन जुड़ पा रहा है, राइट शिफ्ट हो गया तो लेस ऑक्सीजन जुड़ पा रहा है हीमोग्लोबिन से। देखो कोर्स देखो 40 पे जहां मैंने मार्क लगाया ना बेटा, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम है 40 mmHg के, और उसी पर कर्व राइट लेफ्ट और नॉर्मल पोजीशन पे के, और उस इसके चलते क्या होता है कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कितना परसेंट जोड़ रहा है, कितना सैचुरेशन परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हमको ये बात समझ में आई कि कर्व का राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, क्या क्लियर, चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है दिमाग में डाल लेना, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर एग्जाम में आता है बेटा, दिमाग में डाल लेना इसमें, जैसे कि यूपनिया, ठीक है। नॉर्मल सांस लेने को हम यूपनिया कहते हैं, ठीक है। जब हम तेज तेज सांस लेते हैं उसे हाइपरनिया कहते हैं, फास्ट ब्रीथिंग को हम हाइपरनिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर। छींकना, खांसना, जम्हाई लेना, ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। यानिंग करना, छींकना, खांसना और यानिंग करना मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। रोना और हंसना, दीज आर आल्सो रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी मूवमेंट, दे आर आल्सो इन्वॉल्व, है ना, इसमें भी आपका रेस्पिरेटरी मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, रोने में और हंसने में भी, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन जो होता है, तेज तेज सांस लेना के, तेज और गहरी, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग के, तेज और गहरी सांस लेना हाइपर वेंटिलेशन है। हाइपोवेंटिलेशन मतलब है स्लो एंड शैलो ब्रीथिंग के, धीमे धीमे सांस लेना और उथली सांस लेना, गहरी सांस ना ले पाना, वो हाइपोवेंटिलेशन है। देखो ये क्या है, ये बेटा भूले बिछड़ी कहानियां हैं, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में आया थी कई बार के, तो समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है उठ के, तो अभी समझ लो अच्छे से, क्योंकि देखो बेटा बायोमेंट्रिक्स में हम आपको जो पढ़ाते हैं ना, ये पिछले 10 साल 15 साल में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं पूरा डिटेल एनालिसिस के बाद के, हमारा प्रायोरिटी होता है। कई बच्चे मुझको आजकल बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझको आजकल बोल रहे हैं कि सर आप लाइव आइए, लाइव आइए। मैं कहता हूं बेटा मेरे लाइव आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पे सिलेबस का पूरा होना, ठीक है। मैं लाइव आऊंगा, आपसे लाइव बात करूंगा, आपसे लाइव चैट भी करूंगा, लेकिन मुझे फालतू का जो है ना, किसी को का व्यर्थ में समय खराब करना, क्योंकि देखो मैं आपके लिए लाइव आऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब हमको लाइव आके बात करना चाहिए, क्योंकि ये कमांडो ट्रेनिंग है, ये साधारण कोई मार्केट या साधारण कोचिंग नहीं है। यहाँ पर डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए भी मायने रखाता है, आपके लिए मायने रखाता है। तो यहाँ पर मेरे लाइव आने से यदि आपका सिलेक्शन होता हो तो मैं रोज लाइव आऊँ, ठीक है। मुझे इतना पता है कि जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, इसलिए जो है वो मैं कोर्स खत्म होने के बाद आपकी लाइव आके प्रॉब्लम भी सुनूंगा। और मैं इतना बोलता हूं कि अभी आपके पास प्रॉब्लम को के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है, केवल आपके कर्म करने का वक्त है, इसलिए कर्म करते ही मशीन के समान व्यवहार कीजिए, अभी इमोशंस को एक तरफ रखिए, अभी
ठीक है, किसी किसी चीज में इंडल्ज मत होइए। और अभी आप जो है पाएंगे कि यूट्यूब में भीड़ लग जाएगी, अभी प्लानिंग की वीडियो, ये जैसे नीट की डेट आएगी कैसे करें 90 दिन में, कैसे 60 दिन में करें, के सब सारे लोग ज्ञानी बन जाएंगे ना। जो होता ना बरसात होती, बरसात में मेंढक निकल आते हैं बहुत सारे, और आप उन मेंढकों की आवाज पर फोकस ना करें, आप फोकस करें अपने पढ़ने पर, ठीक है, तो ही सिलेक्शन होगा बेटा, समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए आऊंगा लाइव आपके सामने, जरूर आऊंगा लाइव इसमें, है ना, लेकिन सही वक्त पर, सही वक्त पर, ठीक है। मुझे वो जो रैंडमाइज चैट होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं चाहूँ तो क्लास लाइव ले सकता हूँ, उससे हम रिकॉर्ड करता हूँ, एक दिन पहले लाइव ले लूँगा, पर मैं आपका वक्त मुझे कीमती लगता है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे को अच्छा नहीं लगता, जो आपको आपके पथ से हटाए, वो डिस्ट्रैक्शन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरे कर्तव्यनिष्ठ कमांडो चाहिए जो एग्जाम में फोड़ कर आए, ठीक है। चलिए, डाल्टन्स गैस लॉ की बात करते हैं हम। ईच गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्सर्ट इट्स ऑन प्रेशर इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस के पार्शियल है। एक मिक्सचर गैसेस के में हर एक गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होता है, सभी गैस के पार्शियल प्रेशर को मिलाकर एक्चुअल प्रेशर बनता है, ठीक है। याद है मिक्सचर का एग्जांपल लिया था हमने, डाल्टन्स गैस लॉ है, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या है, कंफ्यूज ना करें, अब ये तो केमिस्ट्री फिजिक्स टाइप चीजें होंगी, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए क्लोज कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के। एक क्लोज कंटेनर में जो गैस का दबाव है वो उस कंटेनर के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द साइज ऑफ कंटेनर इंक्रीज, कंटेनर का साइज बढ़ा दोगे तो प्रेशर गैस का घट जाएगा, फिक्स ना होना चाहिए, क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि वॉल्यूम को कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ जो है हमारी ब्रीथिंग का बेसिस है ये, ठीक है। लंग्स ऑफ फ्रॉग एक्ट एज प्रेशर, मैंने कहा ना फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं वो प्रेशर लंग के समान होते हैं। वो फ्रॉग अपने मुंह में पहले अपने मुंह के अंदर हवा भरता है, बक्को फ्रेंजर के बेटे हवा भरता है, और फिर प्रेशर लगाता है और फिर हवा लंग्स के अंदर जाती है। ये प्रेशर पंप है। हमारे पंप ऐसे नहीं, हमारे पंप बहुत इवॉल्व है, वो वैक्यूम पंप के समान काम करते हैं। तो ह्यूमन पंप लंग्स जो होते हैं, हमारे जो पंप लंग्स हैं, नॉट पंप, हमारे जो लंग्स हैं वो सक्शन पंप के समान काम करते हैं, वैक्यूम पंप के समान काम करते हैं, क्योंकि फ्रॉग के लंग्स जो होते हैं वो प्रेशर पंप के समान काम करते हैं। क्लियर, ठीक है। चल आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से पढ़ लेना है, मैं पूछूंगा बेटा आपसे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर पूछूंगा, और मैं हो सकता है मैं आपको 2-4 एमसीक्यू भी उसके बताऊं, आपको बताऊं मैं उसके बारे में किस तरह से एमसीक्यू उसमें आते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि जो है वो निधि मैडम कौन से एमसीक्यू लेती हैं, तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम जो है वो भी देख लेंगे यहाँ पे। तो अभी हमको पूरा पहले जो हम पढ़ रहे हैं उस पर पूरा कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए हमको, ठीक है बेटा। और इस लेक्चर में यदि आपको लगता है कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लूंगा, उसको करा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.